चैप्टर 6 अध्याय 6 देख रहे हैं। कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इंपीरियल कैपिटल। इंपीरियल कैपिटल, कौन से कैपिटल की बात होगी? हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे। कॉलोनियलिज्म मतलब यह होता है कि उपनिवेशवाद। चाहे आप ब्रिटिशर्स की बात करें, चाहे आप फ्रेंच की बात करें, पोर्चुगीज की बात करें, जितने भी यूरोपियन पावर थे, यूरोपीय शक्तियां थी, उन्होंने पूरे विश्व में कई जगह पे जा जाके अपनी कॉलोनीज बनाई। कॉलोनीज यानी कि वहां पर राज किया। और हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने राज किया, तकरीबन 200 सालों से ऊपर इन्होंने राज किया। तो हमारी दिल्ली, जो आज की नई दिल्ली है, हमारी कैपिटल है, उसकी क्या कहानी है ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये केवल दिल्ली की कहानी नहीं है। इसमें मुगल भी आएंगे, इसमें ब्रिटिशर्स भी आएंगे, इसमें पार्टीशन भी आएगा। तो हुआ ये कि अगर आप देखें कि जब हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि भाई कंट्री साइड या कहें कि जो गांव है, विलेजेस हैं, कंट्री साइड है, वहां पर क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, विलेजेस में जो परिवर्तन हुए ब्रिटिश के आने के बाद, सिटीज में क्या हुआ, शहरों में क्या हुआ। तो हम सिटीज का एग्जाम्पल दिल्ली को लेके बात करना चाहेंगे, क्योंकि हर एक सिटी एक जैसी नहीं है। अगर आप कहें कि मदुरई की मैं बात करूं, तो मदुरई जो सिटी है, मदुरई जो शहर है, वो एक टेम्पल टाउन था, यानी वहां पर मंदिर था, मंदिर शहर था। अगर यहां की बात अगर आप ढाका से ले लें या सूरत से कंपेयर करें, तो यहां जो चेंज हुआ है ब्रिटिशर्स के पहले, ब्रिटिशर्स के समय और ब्रिटिशर्स के बाद, वो चेंज अलग अलग दिखाई देगा। पहले मैं आपको यूरोप ले जाता हूं। यहां पर दो शहर आपको दिखा रहा हूं, ये शहर जरूर आपने सुने होंगे। ये है लीड्स और मैनचेस्टर। तो ये केवल मैं यूके की बात कर रहा हूं। यहां लंदन भी आप देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी है। ये केवल मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, नीचे आपका पूरा यूरोप है। तो ब्रिटेन में और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, या कहें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैं इसको कह रहा हूं। तो चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो लीड्स, मैनचेस्टर, ऐसे बहुत सारे शहर बहुत तेजी से बढ़े। और खास तौर पे हम जब 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, चाहे वो मैनचेस्टर की बात करें, चाहे लीड्स की बात करें, यहां पर लोगों ने आना शुरू किया। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर इंडस्ट्री बनेगी, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी या प्रोडक्शन होगा, चीजें पैदा होंगी, चीजें बनेंगी, और इसके लिए लोगों की जरूरत होगी, तो लोग यहां पर आएंगे काम करने के लिए। लोग आएंगे तो फिर पहले तो नौकरी मिलेगी, अब लोग आएंगे तो वो रहेंगे भी, तो घर बनेंगे यहाँ पे। इसका मतलब अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण से आपके घर बनने शुरू हो गए। ठीक, और उसके बाद क्या है कि लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दुकानें बनेंगी, चाहे वो खाने पीने की दुकानें हो, लॉन्ड्री हो, या जो भी है, या परिवहन की व्यवस्था, सब चीजें आएंगी। इसका मतलब जो भी व्यवस्थाएं हैं, फैसिलिटीज के लिए लोग यहाँ पर आते थे, अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, राइट। लेकिन जो यूरोप में हो रहा था, मैं यूरोप की बात करूं, जो मैंने अभी बताया, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा था। हमारी हिंदुस्तान की जो सिटीज थी, यहां के शहर थे, वो इस तरीके से नहीं बढ़ रहे थे जिस तरीके से मैनचेस्टर, लीड या अन्य शहर जो बड़े हैं यूरोप में, उतनी तेजी से अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी में हमारे देश में सिटीज का, शहर का विकास नहीं हुआ। ऐसा क्यों था, इसका जवाब हम लेंगे। लेकिन मैं आपको पहले एक जगह दिखाना चाहूंगा। यह है मछलीपट्टनम। क्या है? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में है साहब। ये आंध्र प्रदेश देख रहे हैं आप। यहां पर ये एक समुद्र के किनारे एक शहर है जिसका नाम मछलीपट्टनम। अब इसका चित्र देखिएगा, ये है 1672 का चित्र, 1672 का मछलीपट्टनम आप देख रहे हैं। उस जमाने में, यहां देखिए आपको शिप्स दिख रहे हैं ना, ये पानी है। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह शहर था, पोर्ट टाउन था। 17वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं, ये 17वीं सेंचुरी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपनी राजधानियां या फिर बंदरगाह अलग अलग जगह बनाए, जैसे मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये प्रेसिडेंसीज बनाई, तो वो प्रेसिडेंसीज किस नाम से बनाई थी कि वहां पर पोर्ट हो, क्योंकि उस जमाने में हवाई जहाज इस तरीके इतने पॉपुलर तो थे नहीं, या थे ही नहीं। तो सारा जो आना जाना होता था वो समुद्र के रास्ते होता था। तो जो बंदरगाह बनाए, उस कारण से मछलीपट्टनम, जो कि एक बहुत बड़ा इतिहास रखता है अपने पीछे, वो पूरी तरीके से गर्त में चला गया, धराशायी हो गया।
ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे यहां पे। जैसे मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया कि प्रेसिडेंसीज बनाई गई, तो अगर हम लेट 18 सेंचुरी की बात करें यानी 1750 के आगे की बात करेंगे, तो यहां पर कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ध्यान रखिएगा इन सब के नाम चेंज हो चुके हैं। कैलकाटा कोलकाता हो चुका है, बॉम्बे मुंबई हो चुका है, मद्रास चेन्नई हो चुका है। तो हम क्योंकि इस जमाने की बात कर रहे हैं तो हम कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास की ही बात करेंगे। ये तीनों जो शहर हैं या तीनों जो इलाके हैं, ये प्रेसिडेंसी सिटी थे। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा प्रेसिडेंसी का बनाने का तरीका क्या है। ब्रिटिशर्स ने अपना जो सेंटर है या कहें कि अपना जो राजकाज है वो इन्हीं शहरों से चलाना शुरू किया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि मेन चीज ये थी कि इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज थी, जहां पर सामान ये आता था, आगे जाता था, आगे से जो आता था वो शहरों में जाता था, तो ट्रेडिंग पोस्ट था और वो कहां था? सूरत, मद्रास और कलकत्ता। सूरत किसके पास में है? मुंबई के पास में है। इसीलिए सूरत, मद्रास और कलकत्ता, इसीलिए इन्होंने प्रेसिडेंसी बनाई। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल कोई ऐसा नहीं था कि जैसे आज हम देखते हैं कि भाई हाँ बड़े इंपॉर्टेंट शहर है। उस जमाने में ये बिल्कुल भी ऐसे शहर नहीं हुआ करते थे। लेकिन इनका कारण प्रेसिडेंसी बनाने का ये था कि वो पहली चीज तो वो पूरे हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहते थे गवर्नेंस के हिसाब से, कि अच्छे से प्रशासन हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे उन्होंने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को इसीलिए बनाया क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी का जी फैक्ट्रीज थी, वहां पर उनको सहूलियत हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए ये ब्रिटिश एम्पायर का समय मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये देख रहे हैं आप, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ये, ठीक है। ये है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये वाला, ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी। यानी एक ये इलाका, दूसरा इलाका, तीसरा इलाका, पूरा ये कवर करना चाहते थे। और सेंट्रल बाकी और भी प्रोविंसेस बनाए उन्होंने, लेकिन प्रेसिडेंसीज यही थी। क्योंकि यहां पर है आपका सूरत, वो अलग बात है कि आप बाद में जाके बॉम्बे मेन पोर्ट हो गया, मुंबई मेन पोर्ट हो गया, बंदरगाह, क्योंकि ये एक तो खंबात की खाड़ी में हो, थोड़ा सा इसमें आज भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉम्बे को ज्यादा फिर आगे तरजीह दी। यहां पर देखेंगे तो मद्रास, मतलब अगर आप ये कोरोमंडल और मालाबार तट देखिए, कोरोमंडल तट, ये मालाबार, कोरोमंडल तट में मद्रास सबसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। फिर आइए कलकत्ता, ये तो बहुत बढ़िया इलाका है यहाँ पर, इस जगह पे, तो यहां से यहां पूरा एरिया कवर करना, यहां से ये पूरा एरिया और यहां से ये पूरा एरिया, तो ये इस तरीके से इन्होंने प्रेसिडेंसीज में बांटा। ये क्लियर हो गया। अब हुआ ये कि जब एक नई सिटी आती है, तो कोई एक सिटी है जहां पर कोई चीज बनती थी, उसकी मांग कम होने लगी, तो वो सिटी वैसे ही धराशायी हो जाएगी। जो वस्तु ये क्रिएट करती है, पैदा करती है, जिसके लिए फेमस है, अगर वहां की चीजों की मांग खत्म हो गई तो वहां पर लोग क्यों आएंगे या लोग वहां से चले जाएंगे। पहली चीज तो ये हो गई, मतलब ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव, ये रह नहीं पाएंगे। दूसरा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कई ऐसी सिटीज थी या कई ऐसे इलाके थे, जैसे मान लीजिए कोई एक राजा है, उसको हरा दिया। अब राजा को जब हरा दिया तो राजा इनके ब्रिटिशर्स के अधीन में आ गया। अब ब्रिटिशर्स की अगर प्रेसिडेंसी की बात करें या कोई बड़ा ये सिटी बनाते हैं, जैसे बॉम्बे की बात कर ले, तो ये अल्टीमेटली तो बॉम्बे के अधीन ही हो गए ना। तो इनकी जो एक्चुअल कहे कि नैतिकता है या इनकी जो इंडिजिनियस पना है वो तो खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से क्या हुआ, इन सब कारणों से जो शहर पहले जमाने में बहुत जिनका नाम था, इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, वहां से लोग जाने लगे, या फिर उनकी वहां पर व्यापारिक तौर पे, चाहे व्यापारिक तौर पे देखे, सांस्कृतिक तौर पे देखे या आर्थिक तौर पे देखे, ये सब खत्म होने लगे। तो इसी को हम कहते हैं डी अर्बनाइजेशन। ये शब्द देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी अर्बनाइजेशन कहते हैं कि जब कोई एक सिटी हो, कोई शहर हो, वो बहुत फेमस हो और धीरे धीरे वहां की फेमसता खत्म होने लगे, लोग वहां से जाने लगे और वहां का जो रुतबा है वो कायम न रह पाए, इसे डी अर्बनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको मछलीपट्टनम का चित्र दिखाया, सूरत भी इसी तरीके से हुआ, और सरिंगपट्टनम जो है, देखिए ये वाला जो इलाका है ये मैसूर में आता था, और आपको मैंने टीपू सुल्तान की पूरी कहानी बताई है। तो ये जो सरिंगपट्टनम है, इनकी बेसिकली राजधानी थी और ये पूरा इलाका ये कवर करते थे इससे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही टीपू सुल्तान को हरा दिया गया, उसको मार दिया गया, तो फाइनली ये जो सरिंगपट्टनम है, इसकी जो वक्त थी, इसका जो रुतबा था, वो खत्म हो गया। इसी तरीके से मछलीपट्टनम का तो खैर एग्जाम्पल हमने ले लिया। एक और शहर का यहाँ डिस्कशन हुआ है या नाम लिया गया है, वो है आपका सूरत। सूरत इसलिए ये हुआ क्योंकि मुंबई जो है, आप देखिएगा, ये मुंबई बड़ा फेमस हो गया। एक तो बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, सीधा शिप आके यहाँ पर आते थे,
और प्राकृतिक पोर्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्ट दो प्रकार के होते हैं, जो एक तो बनाना पड़ता है, एक प्राकृतिक होते हैं, नेचुरली पोर्ट हो जाता है। मतलब शिप आएगा, आराम से ठहर जाएगा, हवा नहीं आएगी, कोई अगर तूफान उफान भी आता है तो दिक्कत नहीं होती। तो ये तो आप खैर समझ गए। अगर मैं आपको एक नाम लूं या परसेंटेज दूं, स्टैटिस्टिक्स, तो 20वीं शताब्दी की जो शुरुआत थी, यानी 1900 प्लस में आप मान लीजिए, केवल 11% लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तानी लोग जो सिटीज में रहते थे, मात्र, यानी 100 में से 11% केवल रहते थे। 81%, 81% अभी भी गांवों में रहते थे, राइट। यहां पर एक आपको चित्र बड़ा अच्छा दिया है एनसीईआरटी ने। ये मुंबई का पोर्ट है, आप देखेंगे कितना बिजी हो गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसी मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई तो ये इतना फेमस हो गया, ये मेन वेस्टर्न पोर्ट हो गया। यानी कि जो मैं आपको, ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है। मेन वेस्टर्न पोर्ट जो है या बंदरगाह, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ही बॉम्बे हो गया। और आज भी देखिएगा, बॉम्बे हमारी दिल्ली के बाद सेकंड नंबर का शहर आता है जो बहुत फेमस है, मुंबई। अब ये सब बात तो कर ली मैंने, शुरुआत में आपसे क्या कहा था, मैं दिल्ली की बात करूंगा, है ना। अब दिल्ली जो है ये इंपीरियल सिटी है, मतलब ऐतिहासिक एक ऐसा शहर है जो वाकई में एक डस्टी सिटी था इस जमाने में, जब मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, यानी धूल धूसरित एक ऐसा शहर था। लेकिन जैसे ही 1912 में अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया, अपनी कैपिटल बनाया, या कहे पूरे देश की कैपिटल दिल्ली को बनाया, तब दिल्ली का रुतबा, दिल्ली की शक्ल, दिल्ली की सूरत चेंज होने लगी। अब मुझे आप बताइए कि अंग्रेजों की राजधानी थी क्या इससे पहले? कोलकाता, कालिकाता, कैलकाटा। ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ, किस ईयर में इन्होंने कहा कि भाई आज अब से हमारी राजधानी दिल्ली होगी, ये अभी मैं बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक शब्द बताऊंगा आपको, वो है अर्बनाइजेशन। डी अर्बनाइजेशन का उल्टा होता है अर्बनाइजेशन। जैसे मैंने लीड्स और मैनचेस्टर का एग्जांपल लिया, इस तरीके चलिए बॉम्बे का एग्जांपल लेते हैं। बॉम्बे में आप देखते हैं कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, दिल्ली में आप देखते हैं कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है आज के जमाने में। उसका कारण यह है कि इन शहरों में कंपनीज हैं, इन शहरों में जॉब्स हैं, इन कंपनी, यहाँ पर मेट्रो है, यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर सारी फैसिलिटी है, तो लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। तो जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पर गांवों से, क्योंकि गांव के लोग कमाने कहाँ जाएंगे, जैसे अगर बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, बहुत सारे लोग आपके दिल्ली और आपको मुंबई में मिलते हैं। उसका कारण क्या है कि जब वो आते हैं तो उनको यहाँ फैसिलिटी मिलती है, उनका रोजगार मिलता है, वो जो भी काम करते हैं उसका पैसा मिलता है, अपने घर भी पैसा भेज सकते हैं, यहाँ पर भी घर लेके रह सकते हैं। तो जब लोग रहना शुरू कर देते हैं, आते हैं बहुत ज्यादा तादाद में, इसी को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, शहरीकरण। ये जो है ये है विशहरीकरण, विशहरीकरण, और ये है शहरीकरण। ठीक, अब बात होती है कि कितनी दिल्ली, हम देखें, हम बात करेंगे केवल न्यू दिल्ली की, क्योंकि अंग्रेजों ने तो न्यू दिल्ली के बारे में बात की है। तो न्यू दिल्ली के पहले कितनी दिल्लियां रही? बहुत सारी दिल्ली रही। ध्यान रखिएगा कि 1000 साल, 1000 साल, पूरा 1000 साल में जो दिल्ली है, अभी मैं दिल्ली की बात करूंगा ना, दिल्ली है बहुत सारे शहंशाहों की, बहुत सारे सम्राटों की, बहुत सारे शासकों की राजधानी रही है। थोड़े थोड़े बीच में गैप आए, मतलब जैसे एग्जांपल ले लें अकबर का। अकबर ने क्या किया, अपनी राजधानी जो है वो आगरा ले गए, वो फतेहपुर सीकरी बनाई, वहां पर कोशिश की कि भाई वहां से राज करें। तो छोटे छोटे गैप जरूर आए हैं, लेकिन 1000 साल तक ये कैपिटल सिटी ही रही है, यानी राजधानी सिटी ही रही है, राइट। अब आप देखिए कि मात्र 60 स्क्वायर माइल, मतलब 60 माइल बाय 60 माइल ये एरिया है, और ये यमुना के लेफ्ट में है, लेफ्ट बैंक में आपको दिखाऊंगा, अभी उसमें वो आएगा, चित्र भी आएगा। जो यमुना का जो बायां इलाका है, वहां पर ये सारी चीजें व्यवस्था होने लगी। ये चित्र बहुत जरूरी है, इस चित्र से हम समझेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी कैपिटल्स बनी, लेकिन एक कैपिटल का नाम जरूर लेंगे हम, वो है आज का कैपिटल। मतलब आज भी आप उसे जानते हैं, जब आप मेट्रो से जाते हैं तो पुरानी दिल्ली आती है ना, ओल्ड दिल्ली स्टेशन, या ये कहें कि जो स्टेशन चांदनी चौक का आता है, चांदनी चौक, ये ओल्ड दिल्ली है। और ओल्ड दिल्ली क्या है, पहले क्या कहते थे इसको कहते थे शाहजहानाबाद। ओके,
शाहजहानाबाद। अब कहां नाम आ गया, शाहजहां का नाम आ गया ना, तो शाहजहां ने बसाई थी। ये जो ओल्ड दिल्ली है, चांदनी चौक है, ये सारा इलाका किसने बसाया था? जहां पर जामा मस्जिद है, जहां पर आपका रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट वो है जिसकी प्राचीर से, लाल किला जिसकी प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, 15 अगस्त को पूरे देश को संबोधित करते हैं। यहाँ पर पैलेस भी है, यहाँ पर फोर्ट के अलावा राजा के रहने की जगह भी है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे बड़ा कैपिटल बना वो शाहजहां ने बनाया, और इसकी शुरुआत हुई है, शाहजहानाबाद बनने की शुरुआत हुई है 1639 में। और इसमें क्या है, पूरा एक एनक्लोज्ड है, मतलब वॉल्ड सिटी कहते हैं इसको। वॉल्ड सिटी मतलब ये है कि पूरा वॉल से पूरा इलाका कवर्ड है। पहली चीज तो ये हो गई, है ना। दूसरा ये है कि एक तो फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये आपका फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो रेड फोर्ट हम कहते हैं, वो पूरा इलाका ये हो गया। और उसके साथ ये आप सिटी देख रहे हैं, यहाँ पे सिटी, ये जो आप सीधी सड़क देख रहे हैं, ये आपकी है चांदनी चौक। क्या है ये? आप देखेंगे ये जो सिटी, एक तो मैंने आपको ये जो बताया, ये लाल किला भी हो गया और साथ में जो राजा है उसके रहने की जगह हो गई, सम्राट के रहने की जगह भी हो गई। और ये जो है रेड फोर्ट, ये रेड फोर्ट क्यों कहा गया इसको? क्योंकि लाल पत्थर से बना हुआ है ये, और इसमें एक पैलेस भी है जहां राजा रहते थे। अच्छा, ये जो सिटी है इसमें 14 गेट थे, 1 2 इस तरीके से कुल मिला के 14 गेट्स थे जिससे लोग आते और जाते थे। 14 गेट्स थे, ध्यान रखिएगा। जो मेन स्ट्रीट में आपको बता रहा हूं, चांदनी चौक, ये आपका मेन स्ट्रीट जो है ये चांदनी चौक है। और फैज बाजार, ये जो फैज बाजार है, ये इतने बड़े बड़े रोड थे कि यहाँ पर जब ये राजा निकलते थे अपनी सवारी पे, तो पूरा का पूरा इनका बड़ा जत्था निकल जाता था, इतना बड़ा था ये। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि जामा मस्जिद है। ये जो जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, ये सबसे ऊंची थी, ये सबसे ऊंची इमारत थी। इससे ऊंची इमारत पूरे क्षेत्र में और कोई नहीं थी, मतलब इसको हाइट पे बनाया गया था। और ये जो जामा मस्जिद है, ये उस जमाने की सबसे बड़ी और ग्रैंड मस्जिद थी। ये देखिएगा, ये जामा मस्जिद का मैंने चित्र दिखाने की कोशिश की है। इससे और ऊपर हाइट पे कोई और भी मॉस्क तो छोड़िए, कोई और इमारत नहीं थी, राइट। अब कुछ चीज इसमें और बताने की जरूरत है। देखिए, ये शाहजहानाबाद है ना। तो आप रेड फोर्ट आप यहाँ पे बाएं हाथ पे देख रहे हैं, और पूरी वॉल्ड है, वॉल्ड सिटी है, यानी पूरी पत्थरों से एक यहाँ पर इसकी बाउंड्री बनाई गई थी। यहाँ पर अब यमुना रिवर देख रहे हैं, उसके लेफ्ट में बना हुआ है। यमुना रिवर जो है, वो जमुना जिसे हम कह रहे हैं, वो आज ये नहीं है, इसका रास्ता ये नहीं है, चेंज हो चुका है। और यहाँ पर जहां पर ये शिप्स जो है एम्बार्क हो रहे हैं या फिर यहाँ पर आके ठहरेंगे, इसको कहते हैं दरियागंज। दरिया मतलब होता है रिवर, जो जमुना नदी के बारे में बात हो रही है, और गंज मतलब होता है मार्केट, यानी जब आप कहीं जहां कुछ खरीद फरोख्त का काम होता है, उसे हम मार्केट कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब शाहजहां थे, तो दिल्ली जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूफी सेंटर भी था। सूफी कल्चर, यानी जो सूफी धर्म कहें या सूफी का एक रिलीजन चल रहा था, रिलीजन तो नहीं कहूंगा मैं, सूफीज्म जो चल रहा था उस जमाने में, दिल्ली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हब था। इसीलिए आप दिल्ली में देखेंगे बहुत सारी आपको दरगाह मिलेंगी, बहुत सारे खानकाह मिलेंगे, ईदगाह मिलेगी और कुलदेसक मिलेंगे। ठीक, अब ये क्या क्या है? दरगाह वो होती है जैसे बहुत बड़े कोई सूफी संत हुए, अब उनकी मृत्यु हो गई तो इनका एक मकबरा बना दिया जाता है। जैसे अगर आप अजमेर जाएंगे तो जो दरगाह है बड़ी फेमस है, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की है। ऐसी अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वहां पर लोग आते हैं और वो मानते हैं उस दरगाह को। खानकाह क्या होता है? एक ऐसी जगह जो लॉज होती है, मतलब जैसे हमारे होटल्स नहीं होते हैं आजकल के ज़माने में, वैसे सूफी लॉज था। वहाँ पर लोग आते थे, ठहरते थे, बहुत सारी सूफीज़म के बारे में बात करते थे, नाचते गाते थे, मतलब खुश गाह कह सकते हैं उसको, जहाँ पर लोग सूफीज़म के लिए आते थे। ईदगाह होता है, जैसे मस्जिद तो खैर ये है ही, ईदगाह ये होता है कि एक बड़ा मैदान होता है, यहाँ पर मौज़न साहब खड़े होते हैं और पीछे उनकी नमाज पढ़ते हैं लोग। तो ईदगाह के समय, ईद के समय बहुत सारे लोग बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए एक बाकायदा एक ईदगाह जैसी एक जगह बनाई जाती है जहाँ पर लोग आके नमाज पढ़ते हैं। ये ज़मीन है ना, ये मत समझिएगा कि ये ज़मीन है और ये केवल लास्ट में एक मैंने बाउंड्री दिखाई है, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। ये ईदगाह हो गया, बकरी ईद हो गया, या फिर जो मीठी ईद हुई इसमें नमाज पढ़ते हैं।
कुल दे सेक क्या है? कुल दे सेक समझिए, देखिए ये एक रोड है। अब यहां पर अगर गाड़ी जाएगी तो ये डेड एंड है, यहां से आगे तो रोड नहीं है, तो यहां पर एक घूमने की जगह है। यहां पर गाड़ी आ रही है, यूं घूम के वापस आ जा रही है। यहाँ कभी कभी यहाँ बीच में ना ये वो फव्वारे लगा देते हैं या फिर कुछ पेड़ उगा देते हैं ताकि घूमने में आसानी। इसी को कुल दे सेक कहते हैं। तो पुरानी दिल्ली में, या कहें कि जो आपका चांदनी चौक का इलाका है, शाहजहानाबाद का इलाका है, वहां आपको दरगाह, खानका, ईदगाह, कुल दे सेक मिल जाएगा। एक साहब ने कहा था, इनका नाम बड़ा बढ़िया है, मीर तकी मीर, मीर तकी मीर। ये बड़े शायर हुए। इन्होंने कहा कि दिल्ली जो है वो ऐसी लगती थी जैसे कोई एल्बम है। एल्बम मतलब एक ऐसा एल्बम, किताब जिसमें केवल चित्र होते हैं, तो किसी चित्रकार ने चित्र उकेर दिए हों बहुत सुंदर तरीके से, इसी को उन्होंने कहा कि ये तो एल्बम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मीर तकी मीर का जो कहना था वो तो ठीक है, अमीर यानी जो रिच थे और पुअर थे, उनके बीच में बिल्कुल खाई दिखाई देती है, दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि जितनी भी पोएट्री होती थी, जो शायरी होती थी, या फिर डांस होता था, रक्स जिसे हम कहते हैं, वो केवल आदमी एंजॉय किया करते थे, वो भी रिच आदमी, पुअर लोग एंजॉय नहीं किया करते थे। और जितनी भी वहां पर सेलिब्रेशन या त्योहार होते थे, प्रोसेशन होते थे, कोई जत्था निकलता था, हमेशा इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाया करता था। मतलब बड़ी बड़ी हवेलियां थी और उनके बीच में आप छोटे छोटे इस तरीके से हवेलियों के बीच में छोटे छोटे जो मिट्टी के मकान आप देख सकते थे। तो डिफरेंस तो था। कुछ चित्र दिखाना चाहूंगा आपको, ये तो खैर आप समझ ही रहे हैं, ये हमारे रेड फोर्ट का चित्र है, लाल पत्थर से बना हुआ है। और दाएं हाथ पे जो आप चित्र देख रहे हैं उसको आप समझिएगा, ये दाएं हाथ का चित्र है, थोड़ा सा अलग है, इसको मैं अगली बार डिस्कस करूंगा। और यहां जो ये एक चित्र है तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा चित्र है। यह है जामा मस्जिद का, जामा मस्जिद का चित्र है। यहां पर देखिए आप, गुंबद भी है, मीनारे भी हैं। तो गुंबद और मीनारों को लेके एक ऐसी मस्जिद, ये पहली मस्जिद थी हिंदुस्तान की। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, श्राइन, दरगाह निजामुद्दीन औलिया साहब की, दिल्ली में, न्यू दिल्ली स्टेशन के जस्ट पास में, जाइएगा, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। नई दिल्ली की शुरुआत कैसे हुई, ये बनी कैसे, इसकी चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।